जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मेरे पापा राजेश जौहरी संगीत और साहित्य दोनों से ही जुड़े थे, तो आज के इस जीवन उत्सव में हमने दोनों की ही महफिल सजाई है। फर्स्ट हाफ में इतने ब्यूटीफुल मेलोडियस संगीत परफॉर्मेंसेस के बाद अब बारी आती है, यहाँ पर सजने वाली है एक काव्य गोष्ठी, जिसके लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ और आवाज़ दे रही हूँ बहुत बड़े प्रतिष्ठित कवियों को, कवित्रियों को, जो आज मंच पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत महफिल सजाने वाले हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट श्री रवि यादव जी, चित्रा देसाई जी, शेखर अस्तित्व जी, देवमणि पांडे जी, दीप्ति मिश्रा जी, सुभाष काबरा जी, एंड आगे का प्रोग्राम संभालने के लिए एंड इस कवि सम्मेलन को ज्वाइन करने के लिए और कंडक्ट करने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट माय मदर अर्चना जौहरी जी। हर बार हम सिर्फ संगीत रखते थे, तो हमने सोचा इस बार हम इसमें साहित्य भी रखें, क्योंकि राजेश जी का गाना हो, गज़ल हो, जिंगल हो, कुछ भी हो, उसमें साहित्य तो रहता ही था। साहित्य और संगीत दोनों का संगम तो अनूठा है। आज जो ये कवि और कवित्रियाँ यहाँ बैठे हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित, माहिर, बहुत व्यस्त रहते हैं और उसके बावजूद यहाँ भवंस में भी जब तब आते रहते हैं, इससे अपने प्रेम की खातिर, कभी कुछ सुनने तो कभी कुछ सुनाने। लेकिन आज वो यहाँ हैं सिर्फ़ और सिर्फ राजेश जी के प्रेम की खातिर। तो आज यहाँ पर हम, चूँकि समय का भी थोड़ा वो रहता है अभाव, तो हमने ऐसा रखा है कि सब कवि एक एक अपनी छोटी सी रचना और एक रचना राजेश जी की पढ़ेंगे। इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले बुलाना चाहती हूँ रचनाकार, लेखक, कवि और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर रवि यादव को, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो सिर्फ कवि या कवित्री नहीं है, उससे भी बहुत बड़ा उनका परिचय है। रवि यादव जी फिल्म मेकर हैं, सीरियल मेकर हैं, लेखक तो हैं ही, कवि तो हैं ही। अभी इनकी 2 फिल्में भूख और हप्पन सांग वाला बहुत चर्चित रही हैं और फिल्म फेस्टिवल में भी गई हैं, और इसके अलावा ये बहुत कुछ करते रहते हैं। रवि यादव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मंचासीन सभी मेरे वरिष्ठ, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, और इस सभागार में बाकी बच गए आप सभी महानुभावों को मैं नमस्कार करता हूं। अभी हम लोग मजाक में कह रहे थे कि जो लोग, काफ़ी लोग कुछ समझदार थे जिनको लगा कि अच्छा कविता का प्रोग्राम होने वाला है, तो जो बच गए हैं आपकी विनम्रता को प्रणाम करता हूं। आदरणीय राजेश जी के साथ मेरा व्यक्तिगत भी ताल्लुक़ रहा, और ये जैसा अर्चना जी ने कहा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसी महान विभूति के इस जन्मोत्सव में हम लोग यहाँ हैं। क्योंकि समय सीमित है, तो मैं सबसे पहले उनकी एक गज़ल जो मुझे आदेशित की गई है वो रखता हूँ, उसके बाद एक छोटी सी अपनी रचना रखता हूँ कि मैंने मांगा भी नहीं था, मशवरा देने लगे। मैंने मांगा भी नहीं था, मशवरा देने लगे, लोग मेरी चोट को अपनी दवा देने लगे। लोग मेरी चोट को अपनी दवा देने लगे। वो के पंडित या उलेमा, वो के पंडित या उलेमा सब ने अपनी ही कही। वो के पंडित या उलेमा सब ने अपनी ही कही, रोटियां तो दे न पाए, फलसफा देने लगे। शुक्रिया। रोटियां तो दे न पाए, फलसफा देने लगे। ये तालियां आदरणीय राजेश जी के लिए, वो जहां हों उन तक पहुंचे, कि उनको उनके परिवार ने, उनके अपनों ने, उनके चाहने वालों ने याद किया। और अगला शेर देखें उनका कि आप जब से साथ मेरे आ गए कुछ यूं हुआ। आप जब से साथ मेरे आ गए कुछ यूं हुआ, लोग मुझको भीड़ में भी रास्ता देने लगे। लोग, अर्चना जी अभी बिटिया पूछ रही थी कि ये शेर हम पर है क्या, तो ये वाला आप पर है क्या? आप जब से साथ मेरे आ गए कुछ यूं हुआ, लोग मुझको भीड़ में भी रास्ता देने लगे, और आपकी खातिर तो मैं ये सारी दुनिया छोड़ दूं। आपकी खातिर तो मैं ये सारी दुनिया छोड़ दूं। मैंने क्या मांगा था और आप क्या देने लगे। मैंने क्या मांगा था और ये आप क्या देने लगे।
मैंने मांगा भी नहीं था, मशवरा देने लगे, लोग मेरी चोट को अपनी दवा देने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय राजेश जी को, यहाँ से नमन और प्रणाम। और जैसा बिटिया ने कहा कि पल पल मेरे संग चली बाबूजी की याद, लोग जाने के बाद जीवन उत्सव मुझे इसलिए अच्छा लगा शब्द, क्योंकि हम दोबारा से जीना शुरू करते हैं अपने रिश्तों को। जब हम उनसे जुदा हो जाते हैं तो एक नया जन्म होता है उसके बाद, कि पल पल मेरे संग चली बाबूजी की याद, हर पल उनके संग जिया मैंने उनके बाद, हर पल उनके संग जिया मैंने उनके बाद। एक छोटी सी रचना रखता हूँ, बूढ़ी धूप इसका नाम है, और आज के माहौल पर ही है ये कि तुम संग थे तो कैसे कुलांचें भरती थी किसी हिरनी सी ये धूप, तुम संग थे तो कैसे कुलांचें भरती थी किसी हिरनी सी ये धूप, बेताब सी रहती थी गोया सुबह की गोद से निकलकर शाम के दामन में समाने को, बेताब सी रहती थी गोया सुबह की गोद से निकलकर शाम के दामन में समाने को, दिन शुरू भी न होता था कई मर्तबा कि बस गुजर जाता था, दिन, शुक्रिया, दिन शुरू भी ना होता था कई मर्तबा कि बस गुजर जाता था, तब ये धूप जवां थी, तब ये धूप, हमारे परिवार में जो खुशियों का माहौल होता है वो जवान धूप होती है, तब ये धूप जवां थी। अब जब वक्त के बेदर्द हाथों ने तुमको छीन लिया है मुझसे, अब वक्त के बेदर्द हाथों ने जब तुमको छीन लिया है मुझसे, तो कैसी बीमार सी रहती है, कैसी ठहर ठहर के चलती है, तुमसे बिछड़कर देखो कैसी बुढ़ा सी गई है धूप, तुमसे बिछड़कर देखो कैसी सठिया सी गई है धूप, कि दोपहर से शाम का सफर, कि दोपहर से शाम का सफर कई मर्तबा कई सदियों में तय करती है ये बूढ़ी धूप, कि दोपहर से शाम का सफर कई मर्तबा कई सदियों में तय करती है ये बूढ़ी धूप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। वाह वाह रवि जी, दोनों ही रचनाएं बहुत सुंदर। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ एक ऐसी कवित्री को जो अपने प्रोफेशन से तो एडवोकेट हैं, वकील हैं, लेकिन मन से कवित्री हैं, बहुत संवेदनशील कवित्री हैं। उनकी 2 किताबें भी निकली हैं, दरारों में उगी धूप और सरसों से अमलतास तक। काफ़ी अच्छा लिखती हैं इनकी कविताएं, ख़ासतौर से एक कविता अब मैं अपने मन का करती हूँ, बहुत लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में बहुत चर्चित हुई है। और उसके बाद इनका जो दूसरा परिचय, ये इनका पहला परिचय था, दूसरा परिचय है कि अनंग देसाई जी या खिचड़ी के जो दादाजी हैं, बहुत से लोगों के मनपसंद होंगे, उनकी पत्नी हैं, धर्म पत्नी हैं। आइए उनसे सुनते हैं राजेश जी की एक रचना और एक रचना उनकी, चित्रा देसाई जी। नमस्कार। अभी जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब शब्द प्रेमी हैं। सबसे पहले राजेश जौहरी जी की स्मृति को नमन, और कुलदीप जी यहाँ बैठे हैं, आज वो सम्मानित हुए हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और सबसे बड़ी बात, मित्र अर्चना जौहरी जी और उनका पूरा परिवार, उनकी दोनों बेटियाँ, जिस तरह से राजेश जौहरी जी की इस याद को एक बहुत सकारात्मक तरीके से आगे लेके जा रही हैं। और जैसा रवि ने कहा कि जीवन उत्सव उनके साथ तो था ही, पर उनके बाद भी उतनी सकारात्मक तरीके से उनको याद कर रही हैं, उसके लिए हर आने वाले जीवन उत्सव के लिए पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मुझे कहा गया, एक राजेश जी की गज़ल और एक छोटी कविता। शुरुआत राजेश जी की गज़ल से, बहुत कोमल गज़ल है। शाम जंगल में जब उतरती है, धूप पानी से बात करती है। शाम जंगल में जब उतरती है, धूप पानी से बात करती है। पेड़ पौधे उदास रहते हैं,
जिंदगी इस तरह गुजरती है। एक चिड़िया मुंडेर पर बैठी, एक चिड़िया मुंडेर पर बैठी, देखती है कि तू संवरती है। यह निश्चित रूप से अर्चना जी के लिए है। एक चिड़िया मुंडेर पर बैठी, देखती है कि तू संवरती है, मेरी एक सोच के समंदर में तू किसी मौज सी उभरती है। और मेरा बहुत पसंदीदा शेर, जिंदगी भीड़ में बहुत खुश है, जिंदगी भीड़ में बहुत खुश है, कोई आहट ना हो तो डरती है। तेरी आंखों में रात सोती है, तेरे होठों पे ओस झरती है, शाम जंगल में जब उतरती है, धूप पानी से बात करती है। एक छोटी सी कविता, संपादक। हम सब ये चाहते हैं कि हम संपादक बन जाएं और अपने रिश्तों को कभी कभी संपादित करने का अवसर मिल जाए। संपादक, काश किसी दिन संपादक बन कुछ पन्नों को मोड़ दूं, किसी दिन संपादक बन कुछ पन्नों को मोड़ दूं, कहानी के अनचाहे पात्र जो नुकीले शब्द बन शिराओं में बहते हैं, उन्हें थोड़ा सा मखमली कर दूं। नुकीले शब्द जो शिराओं में बहते हैं, उन्हें थोड़ा सा मखमली कर दूं। सारी उपेक्षाएं चाशनी में भीग थोड़ी मीठी हो जाएं। सारी उपेक्षाएं चाशनी में भीग थोड़ी मीठी हो जाएं, कांच से कोंचते हैं कुछ पन्ने मिट्टी में दब जाएं। मुख पृष्ठ पर हो सपनों की बौछार, मुख पृष्ठ पर हो सपनों की बौछार, और भीतर पन्नों पर हो सिर्फ उनके रेखा चित्र जिन्होंने सहलाया, थामा, हाथ पकड़, चलाया, उठाया। काश किसी दिन संपादक बन संबंधों को संपादित कर दूं। काश किसी दिन संपादक बन संबंधों को संपादित कर दूं। बहुत बहुत आभार, और अर्चना जी का और पूरी जौहरी परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बढ़िया। संपादक रिश्तों का संपादन भी कर सकता है, ये सोच, क्योंकि हर कोई चाहता है कि रिश्तों का थोड़ा थोड़ा संपादित कर दिया जाए। बहुत अच्छी कविता, और आगे बढ़ती हूँ। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ, मतलब उनका नाम, वो मेरे मित्र हैं ये तो हैं ही, लेकिन उनका नाम ज़ुबान पर आते ही, ख्याल आते ही पता नहीं क्यों हंसी आ जाती है। आप भी जब सुनेंगे उन सुभाष काबरा जी देश विदेश के बहुत बड़े हास्य व्यंग्यकारों में एक बड़ा नाम है, वो तो है ही बड़ा नाम, लेकिन जब वो यूँ ही ऐसे रोज़मर्रा में भी आपसे बात करते हैं तो आपको कुछ ऐसा हंसा देते हैं कि बस ज़िंदगी बन जाती है। वैसे सुभाष काबरा जी ने अभी हाल में अपने मंच संचालक, बहुत बड़े ये मंच संचालक हैं, इन्होंने अभी हाल में ही 50 वर्ष उसके पूरे किए हैं। इन्होंने इतने सारे मंचों का संचालन किया है कि इन्हें मंच सारथी का खिताब मिल चुका है, और माहेश्वरी रत्न की उपाधि से भी ये सम्मानित हैं। आइए सुभाष जी, थोड़ा सा हंसाइए। सार्वजनिक रूप से मुझे बूढ़ा घोषित करने के लिए मैं अर्चना जौहरी का आभार मानता हूँ। मुझे ये भ्रम था कि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। ऐसे मित्र हों तो दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस मंच पर मैं अकेला कवि हूँ जो कम श्रोताओं से परेशान नहीं है। संख्या कम है ऐसा नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। जानता हूँ कि केजी में हजारों बच्चे होते हैं, पीएचडी तक बहुत कम पहुँच पाते। तो जितने भी शरीर इन कुर्सियों पर रखे हुए हैं वो सब आज की शाम मेरे लिए पीएचडी हैं। बस आप सभी से निवेदन ये है कि बीच बीच में हर कवि को यह एहसास कराते रहें कि आप लोग जीवित हैं। जैसा कि क्रम तय हुआ है
पहले एक छोटी सी रचना राजेश जौहरी साहब की। सुलझा जीवन जो उलझा था जटिल पहेली सा, मुक्त हो गया आकाशी मन खुली हथेली सा। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि वो शब्दों के जादू करते। इस कविता में केवल आप शब्दों का प्रभाव और चुनाव देखिए बस। सुलझा जीवन जो उलझा था जटिल पहेली सा, मुक्त हो गया आकाशी मन खुली हथेली सा। भोर किरण ने भीतर झांका, बंद किवारों के बांध बीनते गए हमें। मन चले इशारों के मौसम, स्वप्निल नयन खोलता नई नवेली सा। मुक्त हो गया आकाश मन खुली हथेली सा। अंतिम है, घर आंगन अमराई बगिया ताल सिवार कुआं। घर आंगन अमराई बगिया ताल सिवार कुआं। शाम ढले दीपक चूल्हे से उठता हुआ धुआं। चंदा छत से झांक रहा मन लगी सहेली सा। मुक्त हो गया आकाशी मन खुली हथेली सा। राजेश जी के बारे में यहाँ बहुत सी बातें कही गई, कुछ हम जानते थे, कुछ बिटिया ने एवी के माध्यम से। मैं ये हमेशा मानता रहा कि उनकी एक पहचान उनकी जिंदा दिली और उन्मुक्त हंसी भी थी। दूर से ही पता चल जाता था कि भाई साहब पधार रहे हैं। एक बार उन्होंने मुझसे पूछा, बातचीत करने का अंदाज देखिए कि हंसी कैसे निकाल लेते थे, कि सुना है आगरा से लौटे हो, इलाज करवाने गए थे कि ताजमहल देखने। मैं क्या कहता, इतना बड़े व्यक्तित्व। मैं कहा जी मैं तो लाइलाज आइटम हूँ, तो ताजमहल देखने ही गया था। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कवि ताजमहल देखे जीवन में पहली बार साक्षात और कुछ ना लिखे। कुछ लिखा? मैं कहा 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। बोले सुनाओ। तो मैंने सुनाई कि मिस्टर शाहजहां खावेंदे मुमताज़ महल, एक बार फिर से हिंदुस्तान में आओ। मिस्टर शाहजहां खावेंदे मुमताज महल, एक बार फिर से हिंदुस्तान में आओ। इस बार आगरे में नहीं, मुंबई में अपनी महफिल जमाओ। इस बार आगरे में नहीं, मुंबई में अपनी महफिल जमाओ। बनाया होगा किसी जमाने में तुमने ताजमहल, आज की तारीख में 2 रूम किचन बना के दिखाओ। तो भाई साहब बड़े प्रसन्न हुए। बोले लोग अभी आजकल ये बच्चे क्या क्या लिख रहे हैं, स्वस्थ हास्य व्यंग इसी को कहते हैं। लेकिन जौहरी साहब तो जौहरी साहब थे। बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बादशाह ने जवाब ना दिया हो। अब मैं फिर फंसा। जैसे उनसे ही हमने सीखा है कि तुरंत बना लेना कुछ पंक्तियाँ, जो मन में भाव तो होते हैं, पंक्तियों में कैसे डालें। तो मैंने ठोक दिया। मैं कहा हाँ उन्होंने कहा था। क्या कहा था वो भी सुनाओ। मैंने कहा सर उन्होंने कहा कि आज भी मिलती हैं सैकड़ों मुमताज, आज भी मिलती हैं सरेआम सैकड़ों मुमताज, और सभी को ताज की ख्वाहिश है, मगर लहू में एक खतरा भी मोहब्बत का नहीं है, संगे मरमर पर टिकी सबकी नज़र। लहू में एक खतरा भी मोहब्बत का नहीं है, संगे मरमर पर टिकी सबकी नज़र। गर कहीं कोई सही मुमताज पाई भी गई, वक्त के हाथों जिंदा ही दफनाई गई। गर कहीं कोई सही मुमताज पाई भी गई, वक्त के हाथों जिंदा ही दफनाई गई। ऐसे हालात में अब ताज मेरा बाप बनाए, ऐसे हालात में अब ताज मेरा बाप बनाए, जिसे ज़रूरत हो वो कमबख्त अपने आप बनाए। तो बड़ा आशीर्वाद। ये उन दिनों की बात है जब इस तरह की पहचान नहीं होती थी कि लोग आपको पहचान लें। और ऐसे समय में राजेश जी जैसा हाथ अगर कंधे पे आ जाए तो मैं समझता हूँ जो प्रतीक को आज हौसला मिला वो हौसला मुझे उस समय मिला। आइए दोस्तों, समय वाकई में बहुत कम है। मैंने तो चित्रा जी से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप 1.5 मिनट कम पढ़ना तो मैं मेरे में जोड़ लूँगा। वो एडवोकेट हैं लेकिन भली महिला हैं। अनंग जी एक्टर हैं, ये वकील हैं। पता नहीं आपस में कितने केस चल रहे हैं, लेकिन खैर मैं एक छोटी सी रचना आपको और सुना देता हूँ। दरअसल राजेश जी बहुत भले इंसान, और वो ये चाहते थे कि पूरी दुनिया भली हो जैसे वो हैं। तो वो ये कहते थे सीरियसली कि आजकल लोग जो है ना परमार्थ से स्वार्थ की ओर जा रहे हैं सुभाष, और ये अच्छा लक्षण नहीं है।
परमार्थ से स्वार्थ होने में कमीनेपन की लिमिट क्या हो सकती है, उस पर मैं आपको 8-10 पंक्तियां सुना रहा हूं। शीर्षक है दूरदर्शी। यदि मैं चाहता तो अपनी बेपनाह दौलत का एक छोटा सा हिस्सा तुम्हारे लिए जाया करता। यदि मैं चाहता तो अपनी बेपनाह दौलत का एक छोटा सा हिस्सा जाया करता और तुम्हें तुम्हारी जानलेवा बीमारी से बचा लेता। ऐसा होता है कहीं कहीं, ऐसा होता है कहीं कहीं, लेकिन नहीं, ये रकम मैंने तुम्हारे नाम से अलग रख छोड़ी है। ये रकम मैंने तुम्हारे नाम से अलग रख छोड़ी है। अलावा इसके तुम्हारा एक संगमरमरी बुत, शहर का सबसे व्यस्त चौराहा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खरीद लिया है। तुम्हारा एक संगमरमरी बुत, शहर का सबसे व्यस्त चौराहा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खरीद लिया है। आजकल तुम्हारी बीमारी से प्यार कर रहा हूँ, तुम्हारी मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। वाह 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 सुभाष जी, ये होता है हास्य व्यंग। हंसाते हंसाते कितनी गहरी बात कह जाते हैं व्यंगकार। सुभाष जी बहुत अच्छा। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ एक ऐसे कवि को जो बहुत अच्छे गीतकार हैं, युवा कवि, बहुत अच्छे गीतकार हैं। फिल्मों में उन्होंने बहुत गीत लिखे हैं, संजू में, कर हर मैदान फतेह, फिर अभी ओ माई गॉड 2, इसके अलावा भी बहुत से फिल्मों में और गीत लिखे हैं इन्होंने। लेकिन एक बात यह बताना चाहूँगी कि ये गीतकार होने के साथ साथ राजेश जी के बड़े प्रेमी हैं। ये अभी भी जब तब मुझे फ़ोन करते हैं, अचानक को कहते हैं भाभी मुझे राजेश जी की बहुत याद आ रही है और मैं एक गीत सुन के उनका रो रहा हूँ। और एक ही गीत का हमेशा वो हवाला देते हैं, कहते हैं कि वो गीत है, वो फूल ना अब तक चुन पाया जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका साईं भटक रहा हूँ डगर डगर। तो इसकी कहानी मैं आपको बता दूं कि राजेश जी ने बताया था, ये गीत अनूप जलोटा जी ने गाया है, उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ। तो जब वो शिरडी गए, उन दिनों शुरुआती दौर था, तो संघर्ष में थे, तो उन्होंने मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल मांगे। तो मालन ने पूछा कौन से फूल दे दूँ, और राजेश जी का कवि मन यात्रा करने लगा, कौन से फूल, मैं साईं बाबा को कौन से फूल चढ़ाऊँ। और उनका वहाँ से गीत बन गया कि वो फूल ना अब तक चुन पाया जो फूल चढ़ाने हैं तुझको। और मैं शेखर अस्तित्व को बहुत सम्मान के साथ बुलाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया गीतकार हैं, आप सुनेंगे इन्हें। आइए। दादा राजेश जौहरी की पावन स्मृतियों को नमन। मेरा उनसे वर्षों तक अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहा, बहुत स्नेह मिला मुझे और मेरे छोटे भाई को भी। वो मेरे जो छोटे भाई थे उनके स्टूडेंट भी थे, वॉइस कल्चर वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें, और मुझे तो खैर एक लंबे समय तक उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। दादा की एक गज़ल मैं दादा ही कहता हूँ, और जैसा कि उन्होंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि उनकी एक खासियत थी हमेशा खुश रहना और अपने आसपास के सारे वातावरण को एकदम जीवंत बनाए रखते थे। उनके आसपास उदासी नाम की चीज़ कभी ठहरती ही नहीं थी, फटकती ही नहीं थी। तो दादा को जब भी जहाँ कहीं भी मुलाकात हो, बस यूँ करके एक चुटकियों में आपको हंसा देते, खिलखिला देते, चाहे आप कितने ही उदास क्यों ना हो। तो मैं उस ऐसी हस्ती जो कि सबको हंसना, खिलखिलाना, हमेशा खुश रहना सिखाया और सकारात्मकता के पुंज मैं उन्हें समझता हूँ, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हीं की एक गज़ल कि डूब कर तन्हाइयों में क्या यूं ही रोया करूं, डूब कर तन्हाइयों में क्या यूं ही रोया करूं, ऐ गमे मुफलिस बता इस हाल में मैं क्या करूं। और ज़िंदगी के मसलों से तंग हूँ कुछ इस तरह, ज़िंदगी के मसलों से तंग हूँ कुछ इस तरह कि आँख में आंसू लिए बस वक्त को देखा करूँ, आँख में आंसू लिए बस वक्त को देखा करूँ और रोक लूँ उन मौसमों को चाहते हो तुम जिन्हें, रोक लूँ
उन मौसमों को चाहते हो तुम जिन्हें, और धूप में चलते हुए परछाई को पकड़ा करूं, धूप में चलते हुए परछाई को। और बदहवासी यूं बढ़े, बस यूं बढ़े, बढ़ती रहे। बदहवासी यूं बढ़े, बस यूं बढ़े, बढ़ती रहे, कि हर किसी से अपने घर का रास्ता पूछा करूं, हर किसी से अपने घर का रास्ता पूछा करूं। और दिल को मेरे दिल नहीं समझा किसी ने आज तक, दिल को मेरे दिल नहीं समझा किसी ने आज तक। क्या किसी से मैं कहूँ अब, क्या किसे समझा करूँ, क्या किसी से मैं कहूँ अब, क्या किसे समझा करूँ। डूब कर तन्हाइयों में क्या यूं ही रोया करूँ, ऐ गमे मुफलिस बता इस हाल में मैं क्या करूँ। एक रचना, बहुत ही छोटा सा गीत, मैं दरअसल वही सुनाना चाहता हूँ। मेरा अपना क्या कहूँ, ये बहुत ही यादगार समय है और पहली बार मैं वही सुनाता हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है, उस हस्ती के सामने क्या सुनाऊँ अपना, कि वो फूल ना अब तक चुन पाया जो फूल चढ़ाने तुझ पर। मैं अक्सर ना सच में अकेला भी होता हूँ ना तो रोता हूँ। पता नहीं इस गीत को, इस एक पंक्ति को आप हजारों एंगल से सोच सकते हैं। हम जो समर्पित, और सिर्फ ईश्वर की ही बात नहीं है, हम जहाँ भी जाएं, क्या दे दें, क्या दे दें, क्या दे दें, और जब देखते हैं तो सच में हमारे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या भावना रही होगी। भले ही वो मालन वो एक माध्यम बन गई, स्थूल माध्यम बन गई, लेकिन ये गीत उससे अनंत गुना गहरी पंक्ति है ये, कि वो फूल ना अब तक चुन पाया जो फूल चढ़ाने तुझ पर। मैं तेरा द्वार ना ढूंढ सका साईं, भटक रहा हूँ डगर डगर। वाह, मैंने अभी तक फ़ोन पे सुना था कि इस गीत को सुन के रो रहे हैं। कितना जुड़े हैं ये उस गीत से, ये आप सब ने ही देख लिया है। वाह शेखर। अब मैं बुलाऊंगी जिस कवित्री को, वो भी बहुत बड़ा नाम है, यहाँ बैठे सभी लोग बहुत बड़ा नाम है, और गज़लकार है, बहुत देश विदेश में नाम कमाया है, फिल्मों में भी काम करती हैं, आपने देखा होगा तनु वेड्स मनु और शर्मा जी नमकीन फिल्मों में और सीरियल्स में। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं पिछले 25-30 सालों से, लेकिन उनका मेरे घर से भी बहुत प्रेम है। और ख़ास तौर से जब राजेश की तबीयत ठीक नहीं रहती थी अंतिम दिनों में, तो अक्सर शाम को ये आती थी और हमारे साथ बैठ के समय बिताती थी, और राजेश जी अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ भूल जाते थे। यहाँ तक कि अंतिम समय में भी मुझे हटा के यही थी वहाँ पर। तो दीप्ति मिश्र को मैं बहुत प्रेम के साथ यहाँ बुला रही हूँ। आप सभी को प्रणाम। राजेश जी नमस्कार। राजेश जी को मैं अर्चना के माध्यम से जानती थी, और मैं यही समझती थी कि वो मेरी मित्र के पति हैं, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, मेरा उनसे 1-to-1 कनेक्शन था। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, ख़ासकर जब अर्चना के घर जाती हूँ तो मुझे राजेश जी बहुत याद आते हैं, और घर से निकलते समय लगता है कोई पीछे से कह रहा है खाना खाया, भिंडी की सब्जी खाई। तो बस यूं ही राजेश जी की है गज़ल। ये है कि दौलत हवस गुरूर ने कितना बदल दिया, दौलत हवस गुरूर ने कितना बदल दिया, देखा मुझे जो आपने रास्ता बदल दिया। दौलत हवस गुरूर ने कितना बदल दिया,
देखा मुझे जो आपने, रास्ता बदल दिया। राही से पूछ लीजिए, रहबर को क्या पता। राही से पूछ लीजिए, रहबर को क्या पता। राही से पूछ लीजिए, रहबर को क्या पता। रास्ते की मुश्किलात ने क्या क्या बदल दिया। तुम पे यकीन करके तुम्हें दे गया था घर। तुम पे यकीन करके तुम्हें दे गया था घर। तुमने मेरे मकान का नक्शा बदल दिया। तुम पे यकीन करके तुम्हें दे गया था घर। तुमने मेरे मकान का नक्शा बदल दिया। तुम आ रहे थे मुझसे मुलाकात के लिए। तुम आ रहे थे मुझसे मुलाकात के लिए। कुछ लोग मिल गए तो इरादा बदल दिया। तुम आ रहे थे मुझसे मुलाकात के लिए। कुछ लोग मिल गए तो इरादा बदल दिया। दौलत, हवस, गुरूर ने क्या क्या बदल दिया। देखा मुझे तो आपने, रास्ता बदल दिया। एक गज़ल इस नाचीज़ की। मैं घुटने टेक दूँ, इतना कभी मजबूर मत करना। मैं घुटने टेक दूँ, इतना कभी मजबूर मत करना। खुदाया थक गई हूँ पर थकन से चूर मत करना। मैं घुटने टेक दूँ, इतना कभी मजबूर मत करना। खुदाया थक गई हूँ पर थकन से चूर मत करना। मुझे मालूम है मैं अब किसी की हो नहीं सकती। मुझे मालूम है अब मैं किसी की हो नहीं सकती। तुम्हारा साथ घर मांगूं तो तुम मंजूर मत करना। मुझे मालूम है मैं अब किसी की हो नहीं सकती। तुम्हारा साथ घर मांगूं तो तुम मंजूर मत करना। यहाँ की हूँ वहाँ की हूँ, खुदा जाने कहाँ की हूँ। यहाँ की हूँ वहाँ की हूँ, खुदा जाने कहाँ की हूँ। मुझे दूरी से क़ुर्बत है, ये दूरी दूर मत करना। यहाँ की हूँ वहाँ की हूँ, खुदा जाने कहाँ की हूँ। मुझे दूरी से क़ुर्बत है, ये दूरी दूर मत करना। न घर अपना न दर अपना, जो कमियां हैं वो कमियां हैं। न घर अपना न दर अपना, जो कमियां हैं वो कमियां हैं। अधूरेपन की आदी हूँ, मुझे भरपूर मत करना। न घर अपना न दर अपना, जो कमियां हैं वो कमियां हैं। अधूरेपन की आदी हूँ, मुझे भरपूर मत करना। जो शोहरत के लिए गिरना पड़े खुद अपनी नज़रों से। जो शोहरत के लिए गिरना पड़े खुद अपनी नज़रों से, तो फिर मेरे खुदा हरगिज़ मुझे मशहूर मत करना। बहुत बढ़िया, वाह दीप्ति वाह। दोनों ही गज़लें। राजेश जी की गज़ल जो दीप्ति ने पढ़ी, उसका एक शेर था, उसकी भी कहानी मैं छोटी सी सुना दूं कि तुम पर यकीन करके तुम्हें दे गया था घर। तुम पर यकीन करके तुम्हें दे गया था घर। तुमने मेरे मकान का नक्शा बदल दिया। तो हुआ कुछ यूँ कि राजेश जी जब उनको वैसे भी सौंफ बहुत पसंद थी और बाद में तो वो हर वक्त सौंफ की डिब्बी लेके घर में घूमते थे। और इसके कमरे में, राशि के कमरे में ये कॉलेज जाती थी, तो इसके कमरे में जाके धूप सेकने के लिए लेटते थे और थोड़ी थोड़ी देर में सौंफ खाते थे और गिरा देते थे बहुत सारी। तो राशि लौट के आती थी, छोटी थी तब की बात है, शायद वो जब ठीक थे, कॉलेज में पढ़ती थी, तो वो पूरे कमरे में उसके सौंफ बिखरी पड़ी है। तो वो आती थी। अच्छा, हमारे शेर और गज़लें और मतले तो उन लोग के मुंह पे चढ़े रहते हैं, तो कमर पे हाथ रख के खड़ी हो जाती थी और कहती थी, पापा तुम पर यकीन करके तुम्हें दे गया था घर, तुमने मेरे मकान का नक्शा बदल दिया। तो ये जिसका तीर उसी पर चलाना बचपन से जानती है राशि, इसीलिए आज इतनी अच्छी एंकरिंग कर रही है। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी देवमणि पांडे जी को। देवमणि पांडे जी भी बहुत
सीनियर गज़लकार हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, उर्दू में गज़लें कहते हैं और हिंदी बोलते हैं। बताइए ज़रा इनको। और राजेश जी की और हमारे मित्र हैं। राजेश जी के साथ भी बहुत बैठकें होती थी, जब वो थे तो घर आ जाते थे और चर्चाएं चलती थी। पांडे जी ने भी बहुत सारी फिल्में लिखी हैं, किताबें तो लिखी ही हैं, लेख लिखे हैं, बहुत काम किया है, लेकिन फिल्में उन्होंने की हैं हासिल, पिंजर, कहाँ हो तुम और तारा द जर्नी ऑफ लव। और किसी एक गीत के लिए तो इन्हें अवार्ड भी मिला है और बहुत सारे और सम्मानों से सम्मानित हैं। तो आज इनका इतना छोटा सा परिचय आपको मैं बुलाती हूँ बहुत सम्मान के साथ, एक रचना राजेश जी की और फिर एक आपकी। इस सुंदर आयोजन के लिए जौहरी परिवार को बहुत बहुत बधाई और आप सब सुधी श्रोताओं के हम लोग शुक्रगुजार हैं कि आप लंबे अरसे से, मतलब कई घंटे से यहाँ बैठे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। सन 1988 से हमारी राजेश जौहरी साहब से दोस्ती हुई थी और मेरे दोस्त ही नहीं, मार्गदर्शक भी वो थे, तो आप समझ सकते हैं कि इस परिवार से मेरा कितना पुराना रिश्ता है। राजेश जी की गज़ल के चंद शेर आपके सामने। अगरचे धूप की तेज़ी में कुछ कमी होती, अगरचे धूप की तेज़ी में कुछ कमी होती, हर एक पेड़ के साये में कुछ नमी होती, पलट के देखते छूटा सफ़र में क्या हमसे, पलट के देखते छूटा सफ़र में क्या हमसे, कुछ एक पल को अगर ज़िंदगी थमी होती, कुछ एक मकाम पे रोना बहुत ज़रूरी था, कुछ एक मकाम पे रोना बहुत ज़रूरी था, वगरना गर्द हर एक शख्स पे जमी होती, सफ़र तवील भी होता तो कट गया होता, सफ़र तवील भी होता तो कट गया होता, किसी भी बात पे तुमसे हमा हमी होती, सफ़र तवील भी होता तो कट गया होता, किसी भी बात पे तुमसे हमा हमी होती, तुम्हारा हाथ जो हाथों में आ गया होता, तुम्हारा हाथ जो हाथों में आ गया होता, मेरे जीवन में कोई फिर कहाँ कमी होती। ये राजेश जी की गज़ल थी। एक गज़ल मैं अपनी पेश कर रहा हूँ। इस गज़ल के साथ दो ख़ास बातें हैं। पहली बात ये है कि ये आदरणीय कुलदीप सिंह को बहुत पसंद है, और दूसरी ख़ास बात ये है कि कुलदीप जी इस गज़ल को पहली बार सुन रहे हैं। और आप सब भी। नहीं ऐसा नहीं लम्हे फ़कत गमगीन आए हैं, नहीं ऐसा नहीं लम्हे फ़कत गमगीन आए हैं, मेरे हिस्से में खुशियों के भी पल दो तीन आए हैं। नहीं ऐसा नहीं लम्हे फ़कत गमगीन आए हैं, मेरे हिस्से में खुशियों के भी पल दो तीन आए हैं, बशर की ज़िंदगी में हादसों की धूप है माना, बशर की ज़िंदगी में हादसों की धूप है माना, धनक जैसे भी कुछ सपने मगर रंगीन आए हैं, बशर की ज़िंदगी में हादसों की धूप है माना, धनक जैसे भी कुछ सपने मगर रंगीन आए हैं, न जाने क्या सज़ा देगी ये दुनिया सच बयानी की, न जाने क्या सज़ा देगी ये दुनिया सच बयानी की, मेरे सर पे कई इल्ज़ाम भी संगीन आए हैं, न जाने क्या सज़ा देगी ये दुनिया सच बयानी की, मेरे सर पे कई इल्ज़ाम भी संगीन आए हैं, चलें देखें कि क्या होता है अब राहे मोहब्बत में, चलें देखें कि क्या होता है अब राहे मोहब्बत में, जिन्हें है खुद कसी का शौक़ वो शौकीन आए हैं,
चले देखें कि क्या होता है अब राहे मोहब्बत में, जिन्हें है ख़ुदकशी का शौक़ वो शौकीन आए हैं। आदरणीय रमेश तलवार जी, ये अभिनेताओं को समर्पित है शेर। कभी मरना है जीते जी, कभी मर के जीना है। कभी मरना है जीते जी, कभी मर के जीना है। मेरे किरदार के हिस्से में बस ये सीन आए हैं। कभी मरना है जीते जी, कभी मर के जीना है। मेरे किरदार के हिस्से में बस ये सीन आए हैं। और आपकी बिल्डिंग के बूढ़े वॉचमैन को ये शेर समर्पित है। बहुत मजबूर होकर जब अना ने साथ छोड़ा था, बहुत मजबूर होकर जब अना ने साथ छोड़ा था, कमाने शहर में उस दिन से माता दीन आए हैं। बहुत मजबूर होकर जब अना ने साथ छोड़ा था, कमाने शहर में उस दिन से माता दीन आए हैं। मुबारकबाद देने आ गए वो भूल कर रंजिश, मुबारकबाद देने आ गए वो भूल कर रंजिश। मेरे घर में बनारस से नए कालीन आए हैं। मुबारकबाद देने आ गए वो भूल कर रंजिश। मेरे घर में बनारस से नए कालीन आए हैं। और हमारे इन दोस्तों को समर्पित है एक शेर कि सुने एक आध मिसरा और पूरी दाद जो दे दें। सुने एक आध मिसरा और पूरी दाद जो दे दें, मुझे लगता है वो करने मेरी तौहीन आए हैं। सुने एक आध मिसरा और पूरी दाद जो दे दें, मुझे लगता है वो करने मेरी तौहीन आए हैं। आखिरी शेर है इस गज़ल का कि भले हों जाम एक जैसे, जुदा हैं सब की तकदीरें। भले हों जाम एक जैसे, जुदा हैं सब की तकदीरें। कहीं काजू, कहीं पिस्ता, कहीं नमकीन आए हैं। भले हों जाम एक जैसे, जुदा हैं सब की तकदीरें। कहीं काजू, कहीं पिस्ता, कहीं नमकीन आए हैं। नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, लम्हे फ़कत गमगीन आए हैं। मेरे हिस्से में खुशियों के भी पल दो तीन आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं अर्चना जौहरी से निवेदन कर रहा हूं कि अपनी रचना पढ़कर इस कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करें। अर्चना जौहरी। फाइल है 87 की। 86 में मेरी शादी हुई थी राजेश जी से। 5 जून को ये एक लंबी कविता मैंने और राजेश जी ने लिखना शुरू करी। उनके हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है रचना अर्चना जौहरी एवं राजेश जौहरी। शुरुआत 5 जून 87 और ख़त्म हुई थी 5 जुलाई 87 को। का शीर्षक है कौन है कविता अरीतू। कौन है कविता अरीतू, मैं तुझे ध्याऊँ तो कैसे, मैं तुझे पाऊँ तो कैसे, मैं तुझे देखूँ तो कैसे, मैं तुझे गाऊँ तो कैसे। कौन है कविता अरीतू, ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, हर किसी के मन में रहती, हर किसी अरमान में तू। कौन है कविता अरीतू। पुस्तकों में है लिखी तू, पुस्तकों में है लिखी तू, कोहनियों पर है टिकी तू, चांदियों का मोल तेरा, दाम मिट्टी के बिकी तू। कौन है कविता अरीतू, कौन है कविता अरीतू। तू कभी सुनसान में है, तू कभी वीरान में है, तू कभी शादी में सेहरा, तू कभी शमशान में है। कौन है कविता अरीतू, कौन है कविता अरीतू। तू सुहागन का तराना, तू सुहागन का तराना, तू अभागन का फसाना, तू गरीबों की कहानी, तू अमीरों का ज़माना। कौन है कविता अरीतू। पाँव की आहट में तू ही, पाँव की आहट में तू ही, आस के घूंघट में तू ही मरघट पे बिलकती, गांव के पनघट पे तू ही। ये ज़रूर राजेश जी की लाइन होगी, क्योंकि गांव का पनघट ऐसे जुमले वो इस्तेमाल करते थे। तू कहीं रोती हुई है, तू कहीं सोती हुई है,
तू कहीं सीपी बनी तो तू कहीं मोती हुई है, कौन है कविता ऋतु। रोशनी में भी मिली तू, रोशनी में भी मिली तू, चांदनी में भी मिली तू, तुझको मृत्यु में भी पाया, जिंदगी में भी मिली तू, कौन है कविता ऋतु। तू कभी पत्थर पे चलती, तू कभी मखमल पे चलती, तू कभी शम्मा कभी तू मोम की सूरत पिघलती, कौन है कविता ऋतु। आंसुओं में ढंग तेरा, आंसुओं में ढंग तेरा, ख्वाहिशों में रंग तेरा, वो दीवाना हो गया बस पा गया जो संग तेरा। आंसुओं में ढंग तेरा, ख्वाहिशों में रंग तेरा, वो दीवाना हो गया बस पा गया जो संग तेरा, कौन है कविता ऋतु। तू मुसाफिर के सफ़र में, तू जहाँ के हर बशर में, तू हकीकत ज़िंदगी की दुआओं के असर में, कौन है कविता ऋतु। तू सहेली ज़िंदगी की, तू सहेली ज़िंदगी की, तू पहेली ज़िंदगी की, रहनुमा बनती दुखों में इस अकेली ज़िंदगी की, कौन है कविता ऋतु। ज़िंदगी में प्यास बनकर, ज़िंदगी में प्यास बनकर, तो कभी सन्यास बनकर, साथ चलती ही रही तू वक्त का एहसास बनकर, साथ चलती ही रही तू वक्त का एहसास बनकर, कौन है कविता ऋतु। प्यास से होठों तलक तू, प्यास से होठों तलक तू, नृत्य से कोठों तलक तू, दिल से दिल की धड़कनों तक, आह से चोटों तलक तू, कौन है कविता ऋतु, कौन है कविता ऋतु। मैंने कुछ बंद छाटे थे, बस वो सुना रही हूँ। कृष्ण के हर रास में तू, कृष्ण के हर रास में तू, राम के वनवास में तू, बिन कहे कैसे रहूँ मैं, है मेरी हर सांस में तू, कौन है कविता ऋतु। और अंतिम है कि प्यार के मनुहार में तू, प्यार के मनुहार में तू, जीत में तू हार में तू, तू यहाँ है तू वहाँ है, इस सकल संसार में तू, कौन है कविता ऋतु। बस मुझे इतना बता क्यों मौन है कविता ऋतु, कौन है कविता ऋतु, कौन है कविता ऋतु।